सभी लोग जो हमें वाव के इस फोर्थ एडिशन में देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर हमारा ये जो सत्र है, सेशन है, उसको आयोजित करने वाले हैं। जैसा पूरा देश जानता है कि इस समय हमारे देश में अभी हाल ही में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो आज इस सेशन में जो हमारा दी उत्तराखंड चांसलर्स राउंड टेबल है, हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हमारा एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल आज हमारे साथ में है। मैं अभी आपको शीघ्र ही उनका परिचय भी दूंगा, लेकिन उससे पहले संक्षेप में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो 34 वर्षों के बाद में हमारे देश में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। और संजोग से इस पॉलिसी का भी जो आना हुआ, जो कि जुलाई 2020 में इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था, वो कोविड के दौर में भी आई है। तो एक तरफ एनईपी और दूसरी तरफ कोविड, तो ये अपने आप में एक बड़ा भारी भरकम एक किस्म से चेंज था, जो कि हमें इन बड़े एक किस्म से ऐसे समय में लॉन्च हुआ है। और जहाँ तक अगर हम एनईपी की बात करते हैं तो उसके खैर बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं चंद जो उसके 4-5 मुख्य बिंदु हैं उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसा भली भांति परिचित है, नेशनल जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करती है। जो हमारे स्कूल्स का एजुकेशन का करिकुलम है 5+3+3+4 उस दिशा में जाती है। वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर उसका एक बहुत बड़ा फोकस है। और जहाँ तक हमारे देश की संस्कृति की सभ्यता की बात है, तो एक बड़ा, जिसे हम कहते हैं डीप रूटेड प्राइड, देश के प्रति एनईपी प्रमोट करती है। मदर टंग को एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मानती है। तो ये कुछ चंद उसके महत्वपूर्ण पहलू हैं। और जैसा हमने पहले कोविड के बारे में बात करी, कोविड के दौर से हम सब भली भांति परिचित हैं, जिस दौर में पूरी दुनिया में जो है एक किस्म से पूरी जिंदगी थम गई थी। और विशेष तौर पर अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, तो चाहे हमारे स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, तो एक बहुत बड़ा जो प्रभाव इसका पूरे कोविड के दौर का पड़ा है वो एजुकेशन सेक्टर में पड़ा है। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, तो ये अगर कहीं एक किस्म से परिभाषित हुआ है तो वो इस कोविड के दौर में एनईपी के दृष्टिकोण से हुआ है। बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आपका जल्दी से जो है अपने पैनल के साथ में मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। हमारे सबसे पहले जो पैनलिस्ट हैं डॉक्टर बीके जोशी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वर्तमान में डायरेक्टर हैं दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर के। और इससे पहले जो है आप उत्तराखंड में ही कुमाऊं विश्वविद्यालय, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज लखनऊ में भी आप 9 वर्ष के लिए वहाँ पर भी आप डायरेक्टर के पद पर थे। और इसके अलावा उत्तराखंड में कई चीज़ों में आपकी जो है हिस्सेदारी भागीदारी रहती है। आप उत्तराखंड में 4th जो हमारे प्रदेश का स्टेट फाइनेंस कमीशन था उसके भी चेयरमैन रह चुके हैं। So sir, a very, very warm welcome once again to this very important session today on NEP and on COVID. I would now like to take the opportunity to welcome warmly Shri Ravi Shankar ji. आपका सर स्वागत है। आप एक चांसलर हैं हमारे उत्तराखंड में एक बड़ी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय DIT यूनिवर्सिटी, आप वहाँ के चांसलर हैं। सर आपका वेलकम है। हमारा सौभाग्य है कि रविशंकर सर का एक बड़ा लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। आप उत्तराखंड के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी के पद से जो है रिटायर हुए हैं। So we have a perfect blend of an administrator and an educationist with us today in this panel. Once again, a very, very warm welcome, sir. We have Professor Annapurna Nautiyal, who is the Vice Chancellor of the only central university in Uttarakhand, which is the HNB University in Srinagar, Garhwal. Ma'am, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस सत्र में। और आप तो एक किस्म से हम कहेंगे बिल्कुल फ्रंट लाइंस में इस पूरे NEP को और कोविड को आप एक किस्म से देख रही हैं, उसको अनुभव कर रही हैं। हमारे को यह भी सूचना मिली है कि भारत सरकार की तरफ से भी कुछ कमेटीज का गठन किया गया है। आप उस कमेटी के भी एक सम्मानित सदस्य हैं कि इस NEP को क्या दिशा दी जाए। और इस पद पर आने से पहले आप जो हैं, उससे पहले भी आप जो हैं प्रोफेसर रह चुकी हैं पॉलिटिकल साइंस की गढ़वाल विश्वविद्यालय में ही। आप एक फुल ब्राइट स्कॉलर हैं और विशेष तौर पर UGC, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ऐसे संस्थानों के साथ में भी आपका योगदान रहा है। तो एक पूरी प्रक्रिया है, उसको आप भली भांति देखती हैं और समझती हैं। वेरी, वेरी वार्म वेलकम टू यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डॉक्टर संजय जसोला। आपका बहुत बहुत स्वागत वंस अगेन, लाइक ऑल पैनलिस्ट। तो आप जो हैं फाउंडिंग वाइस चांसलर हैं ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के देहरादून में।
और ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा आकार यहाँ पर उत्तराखंड में। तो आपका संजय जी स्वागत है। एंड आप फॉर्मर डीन एकेडमिक्स जो हैं रह चुके हैं गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। आपका एक किस्म से बड़ा एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर वंस अगेन इन द एकेडमिक सेक्टर रहा है। आपका ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज वर्कशॉप्स आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइज करी हैं। और अगर इसको हम आपके अगर एक्सपीरियंस को कोविड के एक किस्म से आईने से देखते हैं तो आपको गोल्ड मेडल मिला हुआ है इनोवेशन इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जिसकी आज के वक्त में बड़ी ज़रूरत है, by IGNOU for implementing the EduSat network. So as I said, and this is a privilege for me to be moderating this very important session in the 4th edition of the Valley Awards. So welcome once again. और हमारा जो आज का फॉर्मेट है बड़ा सिंपल है। मैं आप चारों के साथ में शेयर करना चाहूँगा जो हमारे चारों पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे सम्मानित पार्टिसिपेंट्स। We would like to start with an opening round of sort of opening remarks. So I open the stage now and request Dr. B.K. Joshi sir कि संक्षेप में 1 या 2 मिनट में अगर आप कुछ opening remarks देना चाहें और फिर हम इस बहस को, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। I mean, very briefly, what I'd like to say is what you just mentioned, that we have a new education policy which came at a period when COVID was almost at its peak. Unfortunately, I think the policy was formulated much before COVID. So therefore, there is no reflection of the challenges of COVID in the field of education in this policy. Because COVID has thrown up a large number of challenges before us. Our educational institutions have been closed. There has been no classroom teaching for the last 7 or 8 months. The children, I mean, we are trying our best to provide education to the children through other means. I mean, distance to internet and other things. But the classroom interaction has been virtually absent now for the last 7 or 8 months. So this is a kind of a challenge in our educational field, which is not reflected in our policy, because I think the reason, as I understand it, is that the policy was basically formulated much before COVID was in the air, so to speak. So that is one of the issues which I'd like to highlight, because I think many of the things which are contained in the policy have been quite affected by the spread of COVID. And this is a challenge that I think we have to face today. This is briefly what I would like to say in my opening remarks. All right, sir. Thank you so much. So I was hoping to speak to Mr. Vaidyanathan next, but perhaps some technical issue here. So I'll go to Dr. Annapurna and then come back to Professor Ravi Shankar. तो मैम, जैसा अभी डॉक्टर बीके जोशी सर ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए, आप क्या कहना चाहेंगी इस पूरे टॉपिक पे, आज के जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है? I would also like to say that this policy has come after 34 years, and it's not a new education policy, rather it's a national education policy, because this has been made in view of the needs of Indian youth of 21st century, and how to take India ahead. And of course, Professor Joshi is perfectly all right when he said that this policy did not visualize about the COVID challenge. And I would like to say that no country ever thought that COVID is likely to happen. So whether this was before or after, I think, but India was on the road. Like we were already talking about Digital India. And as you introduced, Professor Jasola also, that they have that gold record of online distance education. So this education policy has given us enough time to think about the online mediums. And I think we are reaching to the students through online mediums, although this is not to say that the teaching can be replaced by online teaching, online modes, because in-person teaching is something different. The experience is different. But I think this policy is in itself it's a great document, and it also talks about the Indian values, Indian ethics, and it wants to promote the Indian culture, which we are forgetting.
So I think to revive that culture and to revive that scientific temper, curiosity, critical thinking, analytical capacities, scientific temper, it's a great idea. And also to work through three H: heart, head, and hand. So this policy talks about all these things. So I think COVID has given us double challenge. That's very true. But we have to negotiate that challenge also, and we are doing it. All the educational institutions are doing it. And this policy, I think, as I am also in a national committee, and we are forming the imaginative flexible curricula. So I think with that, if we are able to go into the right direction, I think this policy is likely to benefit India as the whole and the youth of India through the changes which will be brought into the educational sector. I think this is enough for my opening remarks. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, ma'am. And it's good to feel that somebody who's in the thick of things, feels so sort of inspired and motivated with the new education policy, and sees a lot of tremendous potential in that. So as I said, as we go further, we'll delve a little bit deeper into those issues. Moving ahead, I would now like to also request संजय जी, आपके कुछ ओपनिंग रिमार्क्स इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में. आपके प्रतिष्ठान में हजारों की संख्या में छात्र आपके साथ में हैं, छात्र छात्राएं, तो आप इस पॉलिसी को किस तरीके से देखते हैं, और कोविड से अगर विशेष तौर पर जोड़ें तो आपके ओपनिंग रिमार्क्स क्या रहेंगे? अनूप जी, जैसा आपने कहा था कि नई एजुकेशन पॉलिसी मल्टी कल्चर की बात करती है, मल्टीलिंगुअल की बात करती है, मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करती है, मल्टीपल एग्जिट की बात करती है. ये सब चीजें अभी मिसिंग है. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 50,000 से ज्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है. अगर आप उसमें देखें तो अधिकतर ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन, जिसमें बच्चे जो पढ़ते हैं वो 500 से भी ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, सिंगल स्ट्रीम के कोर्स पढ़ते हैं बच्चे. तो ये बहुत जरूरी था कि हम मल्टीपल या मल्टी डिसिप्लिनरी कंसेप्ट को पिक्चर में लाएं. अब तक ये पॉसिबल नहीं था कि बच्चा अपनी चॉइस का कोर्स पढ़ पाए. एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अगर म्यूजिक पढ़ना चाहता है साथ में, वो पॉसिबल नहीं था. इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अगर आर्ट को अगर पढ़ना चाहता है, दैट वाज नॉट पॉसिबल. So I think this new education policy has given you a lot of opportunities for education institution. इसी तरह से मल्टीपल एग्जिट की हम बात करते हैं. आज इस समय 2 करोड़ लोग वो लोग हैं जिन्होंने कॉलेज छोड़ा है, तो उन सब लोगों को वापस लाने की बात है. और ये भी ऑप्शन है कि आने वाले समय में इस तरह से बच्चे कोर्स को बीच में नहीं छोड़ेंगे. अगर 1 साल का कोर्स करेंगे तो सर्टिफिकेट पाएंगे, 2 साल का करेंगे तो डिप्लोमा पाएंगे, 3 साल का करेंगे तो डिग्री पाएंगे. तो ये चीजें वो हैं जो आज की तारीख में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बहुत जरूरी थी. टेक्नोलॉजी के ऊपर इस नई पॉलिसी में बहुत कुछ बोला गया है, बहुत सारी चीजें करी गई हैं. हम जानते हैं कि इंटरनेट और फेसबुक और व्हाट्सएप हमारी लाइफ में किस तरह से क्रीप इन कर गए, हमें पता ही नहीं चल पाया. और शायद ये रीजन था जिसकी वजह से हम इस कोविड जैसे डिफिकल्ट टाइम को हम लोग बड़ी इजीली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मैनेज कर पाए कि हम लोग ऑनलाइन हो पाए. आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है. प्रोफेसर अंग ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सेज दैट द इलेक्ट्रिसिटी, एआई इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी. तो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में परवेसिव है, उसी तरह से आने वाले समय में एआई हो जाएगी. हम लोग सीरी और एलेक्सा जैसे प्रोडक्ट को हम लोग यूज करने लगे हैं, तो वो होने लगा. तो नई एजुकेशन पॉलिसी में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो जिस तरह की जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज आ रही है, इन सब को भी हम कंसीडर करें और इंस्टीट्यूशंस इन डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज को अपने सिस्टम में बिल्ट इन करें, लेकर के आए. चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यूनिवर्सिटी की लीडरशिप हो, उन सबको एडवाइस करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी बनाना चाहती है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जो कि इन सब चीजों को गाइड करेगी. तो मुझे लगता है चैलेंजेस बहुत सारे हैं आने वाले समय में. 21st सेंचुरी में सारी चीजें अलग होंगी. इस तरह के जॉब जो रिपीटेटिव नेचर के जॉब हैं, ये नहीं होंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे. आने वाले समय में वो जॉब होंगे जो शायद मैं और आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. तो ये सब चीजें हमें, लेकिन हमें नई एजुकेशन पॉलिसी मिली है जो हमारे बच्चों को तैयार करती है, हमारे बच्चों को उस नए फ्यूचर के लिए तैयार करती है. तो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. Thank you very much, Sanjay ji. And
आपकी बातें सुनने से तो मैं ही बड़ा एक किस्म से इंस्पायर हो रहा हूँ, you know, a little bit like, you know, peeping into the future, and when you especially mentioned about AI and stuff like that, and you know, how we are going to play with data and the kind of opportunities that will emerge. Of course, there's also going to be a lot of pain, you know, as we move ahead, you know, so कुछ नया पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो एक बड़े बदलाव से जो है हमारा देश इस पॉलिसी के एक किस्म से ब्रिज से बढ़ेगा. अब बात को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर बीके जोशी सर के पास आना चाहूँगा. तो जस्ट वांटेड टू शेयर विद ऑल लिसनर्स that we have perhaps lost Mr. Ravi Shankar for a short while. Once he's back, you know, we'll take him back in the group. But before that, if I were to go to Dr. BK Joshi sir, मेरा सर आपसे सवाल ये रहेगा कि after your opening remarks, आप सबने अपने जो opening remarks दिए, कि सर आप इस एजुकेशन पॉलिसी के क्या किसी पर्टिकुलर अगर एक या दो एस्पेक्ट्स के ऊपर टच करना चाहें जिन्हें आप एक किस्म से एक मेजर डिफरेंशिएटर मानते हैं. और मेरे को पता है कि एक बड़ा एक किस्म से एक लूजली यूज्ड वर्ड है जिसे हम पाथ ब्रेकिंग कहते हैं, लेकिन इस एनईपी में एक या दो पहलू आप ऐसे कौन से देखते हैं जो आपके नजरिए में, आपका इतना लंबा एक अनुभव रहा है एक सोशल साइंटिस्ट होने के बाद में और तमाम आपके किस्म के जो अनुभव हैं, तो उसके बारे में सर अगर आप कुछ प्रकाश डालें. Number one, I see that there is a paradigm shift in this education policy. We are moving away, or at least it seeks to move us away from the path that we have been following in our education system, particularly in our system of higher education. I'm concentrating more on higher education at this stage, that it is a totally different path which they are charting before us. If you recollect, our higher education system, our university system, was patterned so far largely on the British system, with certain changes which have happened over time. But now I think what this policy envisages, that we shift in a significant way to what I would call the American system of education. Because the ideas which they are talking about, our multidisciplinary, a holistic education, ease of entry, ease of exit, multiple points of entry, multiple points of exit, teachers being empowered to formulate their own curriculum and syllabus, teachers being empowered for assessment. I mean, there are a whole host of these kinds of suggestions which are alien to our education system. Our education system, unfortunately, our higher education system, at least the one with which I have been familiar, is built on a suspicion of the teachers. I say suspicion of the teachers because the way we organize our whole course structure, teaching and everything, and the examination evaluation system is built on the idea somebody formulates the syllabus, somebody decides what is to be taught, someone teaches, that is the teacher teaches, someone sets the examination paper, the teacher doesn't set the examination, somebody else evaluates. So the teacher has a very limited role. But now with this education policy, what we are saying is that the teacher is going to be the center of the entire system, which to me represents, it's a very good idea, I support it, but it represents a paradigm shift. And when I talk of a paradigm shift, what I mean is that the whole structure has to come on board to support this kind of a thing. Because if we have older structures of control, of assessment, of regulation, and try to introduce this kind of a thing, I think we are going to fail. Because we are talking essentially of an idea which is widely prevalent within the American system, but which is almost totally alien to our system. Now, how do we make this transition? What changes do we need in our whole structure? Is, I think, insufficiently spelled out in this policy. I mean, I'm perhaps one of the few persons who finds a lot of contradiction in this policy. I mean, an excellent speech by Professor Devi, when he analyzed the policy, he said, when higher education in India was being conceived, there was a conscious attempt to go the modernistic way, where he contrasted
the modernistic attitude with the traditional Orientalist attitude. And he says the Orientalist attitude was consciously given up, and consciously a modernistic approach to education was adopted. That was sometime in the 18th century. Unfortunately, today, we are trying to go back to a traditionalist kind of a thing, and also trying to combine some modernistic elements, because then that creates a lot of confusion within this, because at a conceptual, philosophical level, I think the policy is not at all clear what kind of an educational structure it wants. Our previous policies, starting with the Radhakrishnan Commission, then National Education Policy of the 80s, they had a very clear conception of where we want to go. This policy, unfortunately, mixes up a lot of contradictory ideas, and that, I think, is going to create a whole lot of confusion in our educational system. Sorry for being somewhat negative, but I think I couldn't help presenting my ideas on what I feel about this policy. Thank you, sir. In fact, I think that, you have, I would say that sort of enriched this debate, because, I want to come next to Professor Annapurna Nautiyal. But आपने सर जो जैसा आपने अभी हमारे साथ शेयर किया, क्योंकि it appears, as per your understanding of the situation, that there are sort of multiple thoughts at play, and which are in contradiction with each other. At one level, to look at the policy it's a transformative policy. It's a policy which has not made any incremental or small changes, but has attempted to go, let's say, 10x, 5x, 20x ahead. And in this whole process, of leapfrogging from a particular point to another particular point, what you are feeling is that there is a mishmash. So when you feel that there is a modern way and there is a traditional way, so in this whole sort of jigsaw, the way you have explained it, मैं मैम आपसे जानना चाहूंगा कि जो पूरे NEP में जो हम एजुकेशन पॉलिसी में बात कर रहे हैं, जो मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक अप्रोच की हमारी बात हो रही है, उसको जो अभी प्रोफेसर BK जोशी सर ने कहा, आप अगर इन चीजों को जोड़ते हुए क्या हमारे साथ में अपने विचार साझा करना चाहेंगी, विशेष तौर पर जो एजुकेशन पॉलिसी का जो मल्टी डिसिप्लिनरी पार्ट है और जो एक होलिस्टिक, जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है? Actually, I'll say that what Professor Joshi has said is also partially true. उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है वो सही भी हो सकती है, लेकिन अभी पॉलिसी को लागू किया जाना है. So it will depend how we apply that policy and how the implementation part goes. Because what we were providing earlier, it was also not very good. Like we were bringing up an army of youth, unemployable youth, or rather we were creating youth bulge. But this policy is a holistic policy. It's a integrated policy, because it looks into the educational aspect from the foundational years to higher education. This 5+3+3+4 concept is, I think it's a very ambitious concept, because जैसे घड़े को बनाते हैं कुम्हार, उसी तरीके से घड़े को बनाया जाएगा. And you can provide that kind of shape, because you are working on a student, on a child since the childhood. And you are bringing certain kind of changes, like you are providing skill education, vocational education during the formative periods. And it will help that student to go ahead. And if the student wants to stop his or her education at the level of 11th, he or she is allowed to leave. उस पे ये प्रेशर नहीं है कि 10वीं में जाना है, 12वीं में जाना है. जो बोर्ड का प्रेशर है, जो कोचिंग क्लास का प्रेशर है, वो प्रेशर खत्म होगा. जो कमर्शियलाइजेशन है एजुकेशन का, वो खत्म होगा. And I think this is a very brilliant idea. And afterwards, if the student wants to go for some kind of certificate course, the student can go for 1 year, 11+1, then 2 years diploma course. Then if he or she wants to do some bachelor degree, it can be done in 3 years.
and afterwards masters. And then the avenue for research is also open. And now, as far as the multidisciplinary goes, there is a need to work on this in a very realistic manner, because our universities are not geared to this kind of challenge. And I am not saying that the change will come overnight. Every educator, every administrator will have to work on that area. And all universities do not impart similar kind of education. हर एक जगह एक सा एजुकेशन नहीं है. आप स्कूली ढांचे में भी देखेंगे तो अलग अलग तरह की शिक्षा है. जो सरकारी स्कूल है उन्हें गवर्नमेंट स्कूल कहा जाता है, और जो प्राइवेट स्कूल है उनको पब्लिक स्कूल कहा जाता है. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. तो ये जो सिलोज हैं, जो कंपार्टमेंट्स हैं इंस्टीट्यूशंस के भी, जिसको STEM के नाम से जाना गया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्ट्रीम्स का जो डिवीजन है, और एक स्टूडेंट अगर अपना मन चाहा कोई विषय लेना चाहता है, उसको लेने की छूट नहीं है, बिकॉज यू आर टाइड डाउन बाय द स्ट्रीम्स. If you are in a science stream, you have to learn the science subjects only. You cannot do any kind of practice, or you cannot play with the other subjects. आप म्यूजिक नहीं पढ़ सकते, आप आर्ट नहीं पढ़ सकते, आप कल्चर नहीं पढ़ सकते. तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये इस बात को फोकस देकर चलती है. अगर हमने अमेरिकन स्टैंडर्ड को भी लिया है और अगर अच्छी बातों को हम लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई नुकसान है. अगर हम अपने यूथ का भला चाहते हैं, if we want our youth to be competitive, to be progressive, and to be knowledgeable enough to earn for themselves. और साथ ही साथ एक और कंसेप्ट जो इसमें है, जो कि बहुत अच्छा है, that is localization. You should be local. Being a local citizen, you can be a global citizen also. ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को डेवलप करना इस एजुकेशन पॉलिसी का एम है, और ये बहुत एम्बिशियस है. जैसे मैंने कहा, इसमें कई सारी चीजें हैं जो नई नई आई हैं. जैसे परख एक है, दैट इज, परख का मतलब होता है आप किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, एक्रीडेशन कर रहे हैं. तो टीचर्स को जो मेंटोर और मेंटी की भूमिका है वो भी निभानी है. एंड यू हैव टू, एंड उसके अलावा जो एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस की बात है, जैसे मैंने कहा कि हर यूनिवर्सिटी, हर इंस्टीट्यूशन सारे कोर्सेज नहीं पढ़ा सकता. तो कॉम्प्लेक्सेस की बात हुई है, जहां पर जिसकी स्ट्रेंथ है, जहां पर जिसकी जो यूनिवर्सिटी है, जो इंस्टीट्यूशन या जो स्कूल जिस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है, बाकी लोगों को उसमें पढ़ने की व्यवस्था या सुविधा दी जाए. ये इस एजुकेशन पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी है. इसीलिए जो क्रेडिट बैंक की बात है वो भी हो रही है, और इसीलिए क्रेडिट ट्रांसफर की बात भी हो रही है. इसीलिए ऑनलाइन लर्निंग पे भी जोर दिया जा रहा है, और इसीलिए जो इमेजिनेटिव फ्लेक्सिबल कैरिकुलम है उसकी बात भी हो रही है. तो आई थिंक ऐसा इंटीग्रेशन पहले कभी नहीं था. पहले की एजुकेशन पॉलिसीज भी बहुत अच्छी थी, हम सब उसी से पढ़ के आए हैं, इसलिए देयर इज नो डिनाइंग दैट दोज पॉलिसीज वेर आल्सो गुड. नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं बैठी होती, जसोला जी वहां पे नहीं बैठे होते, जोशी जी उधर नहीं बैठे होते. हमने भी ठीक ठाक पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन अगर आपको नई चीजों को एक्सेप्ट करना है, नए जमाने में आना है, तो आपको आना पड़ेगा. और एक और जो बहुत अच्छी चीज है वो है मातृभाषा में शिक्षा, मदर टंग. ये बहुत अच्छी चीज है. अब इसमें चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि जैसे अगर हम जापान, चाइना या हम और कंट्रीज की बात करें, इवन इफ वी टॉक अबाउट इजराइल, दे हैव सफिशिएंट लिटरेचर इन देयर ओन मदर टंग. वी डू नॉट हैव. हमारे पास वो खजाना अभी नहीं है. उस पर हमें मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादातर ट्रांसलेशंस के थ्रू हम पढ़ते हैं, एंड दीज ट्रांसलेशंस आर वेरी टफ टू अंडरस्टैंड. तो ये हमारे चैलेंजेस तो हैं, लेकिन उन चैलेंजेस से हमको हार नहीं माननी है. और पॉलिसी बनी है तो वो उस पॉलिसी की जो इंट्रिकेसीज हैं उस पे ही अब चर्चा हो रही है, और वो अभी भी खुली हुई है, चर्चा हो रही है. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूजीसी ने कमिटीज बनाई हुई हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखने के लिए, पर्टिकुलरली इन हायर एजुकेशन एंड अदर एजुकेशन, एंड एवरी कमिटी इज वर्किंग ऑन दैट एस्पेक्ट इन टोटलिटी. ये बता जैसे आई एम इन दैट ग्रुप विच इज टॉकिंग अबाउट दैट this multidisciplinary and holistic education, and I have to work on a particular segment, that is imaginative flexible curricula, and I am talking to so many people irrespective of their discipline. I am talking to the people of history, I am talking to the people of biotechnology, I am talking to the people of political science, I am talking to the people of political science,
just to probe that possibility कि हम किस तरीके से blending कर सकते हैं, कैसे हम multidisciplinary जा सकते हैं. तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये जो policy है ये integrated है और education का integration पहली बार हुआ है इस तरह से. Thank you, ma'am. Thank you so much. And आपने बड़ा विस्तार में जो है you've explained, you know, your point of view. जैसा आपने कहा कि इन्हीं चिंताओं और चुनौतियों के बीच में से एक रास्ता निकलेगा और ये एक बड़ा लंबा सफ़र है और उसी सफ़र के दौरान जो है समाधान भी निकलेंगे. मैं आगे बढ़ते हुए डॉक्टर रविशंकर सर के पास आना चाहूँगा. एंड थैंक यू सर सो मच फॉर जॉइनिंग अस. वी वर रियली मिसिंग यू. सो नाइस टू हैव यू बैक विद अस. And at a personal level, sir, I'm aware that, you know, of your deep interest in the civilization of our country. So in fact, my question to you, can you hear me, sir? Yes. Yeah. My question, sir, to you would be that what is your take or what are your views on the promotion of Indian civilization and culture through the education policy, through the new education policy? How do you look at that? Okay. Good evening, everyone. My perspective on the focus on Indian culture and civilization is that, yes, there needs to be a sense of belongingness. There needs to be a sense of pride. I think from that perspective, it is fine. However, I would like to temper it with this particular statement. Let us not try to think that all things that were there were pristine and were of such a high standard that the world is only now discovering it. I think then we are making a fallacious statement if we do that. I think while there should be pride in your civilization, you should also recognize that we are in a global village. I think that is fundamental to the openness of education. This is how I look at it. When we often talk of scientific temper, we try to talk in terms of the Western precept or concept of scientific temper. Let's not negate ourselves on this particular thing. Yes, we often talk about the Indus Valley civilization and the drainage system. Fine, but where is the drainage system that we now have to again look at the Western concepts to bring it to whether it is Mumbai, Delhi, Hyderabad, Bangalore, that we need to temper and balance our thing. There is something called the scientific temper which we have gained from the West. There is something inherent in the Indian civilization culture where we talk of Aryabhatta and others. We need to blend the two. But we should not go on this precept that everything was known in our ancient civilization and it is the West which is discovering it now. If we try to impart this kind of knowledge to our youngster, then the spirit of scientific inquiry may be lost. This is my only fear. The other thing with regard to the overall national education policy, education fundamentally means teacher, taught, and the transfer process. If I look at the teacher, taught, and the transfer process, let our teachers be trained high quality from basic education to higher education. There is to be a fundamental look at the way in which teachers' training has to be looked at. We cannot tell everyone is made for teacher training. Teaching itself is a very specialized subject. I want to put focus on that. Online education has been overhyped. I will only put it this way, though I am personally a person who advocates e-technologies, but there is no substitute for the physical teacher. It is only a medium. So the children in the primary school need the physical teacher present. Only then can the two-way process of education occur. At a later stage, class 9 to 12,
maybe you can have a blend of, let's say, online learning and the teachers. At higher education, I would tell online learning and teacher, I would also say interaction with peers, because it is the process of discussion, dialogue, discourse that goes to contribute to thoughts from diverse streams. I don't want to look at this whole issue of science or arts or anything. No, there is a place for science, there is a place for liberal arts. There should be some element of liberal arts and science and an element of science and liberal arts. But you cannot tell I will do mathematics and then I will do some other thing completely. I think you cannot break the system. That is one. Vocationalization education is a very important thing. That is where I think I would like to put finger on the pulse. From class 9 to 12, make the vocational skill ingredient of the learning process. And as has been mentioned earlier by other academics here, exit at different years, 1, 2, 3, 4 with certificate, diploma, etc. is good itself. You can come back and upgrade your skills, etc. You have to make learning as a lifelong learning process. That's how I look at it. Thank you very much, sir, once again. And learning needs to be a lifelong process. You know, you shed light on various challenges, you know, some apprehensions, and you know, a few pointers on where you know, we, in terms taking the policy ahead, where we need to be cautious. I would now like to come ahead to Sanjay ji. मैं आपके पास आना चाहूँगा, Dr. Sanjay Jasola. And in fact, I would like to take a cue from what Professor Annapurna Nautiyal had mentioned when she had said about कि भाई हमें इसमें एक जो चुनौती हमारे सामने पॉलिसी की है वो मातृभाषा की भी चुनौती है, और विशेष तौर पर क्योंकि मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ कि आपके कॉलेज में हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, साइंस स्ट्रीम के छात्र हैं, तो ये जो पूरी जो एक किस्म से एक ये पूरा डोमेन है कि ये साइंसेस को, इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स को आप ये मातृभाषा में किस तरीके से जो है आप उसको फोर्सी करते हैं? देखिए, ये चैलेंज तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अभी तो जो भी कम्युनिकेशन है वो तो इंग्लिश में ही होता है और पढ़ाने की कोशिश हम इंग्लिश में ही करते हैं। और बहुत सारे टर्म्स आप देखते हैं कि क्योंकि साइंटिफिक टर्म्स हैं वो सारी ओरिजिनेट लैटिन वर्ड से हैं, तो वो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन भी बनाना चाहते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहते हैं ऐसे। तो ये चैलेंज होगा, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत है हमारे पास, अभी 15 इयर्स का टाइम उन्होंने दिया है, तो मुझे लगता है 15 इयर्स में जब हम लोग इस बात को समझना शुरू कर देंगे, तो ट्रेनिंग तो शायद हम हिंदी में दे सकते हैं, ट्रेनिंग हम अपनी मातृभाषा में दे सकते हैं, पर हाँ वो जो टिपिकल वर्ड्स होंगे उन वर्ड्स को हम शायद वही ओरिजिनली रखना चाहेंगे या रख पाएंगे शुरू में। तो आज से 15 साल बाद क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, शायद अभी आप देखते हो कि हमारे लिए किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करना बहुत इजी है किसी भी लैंग्वेज का। हो सकता है आने वाले समय में कोई चिप विप मिल जाए जो हम लोगों में इम्प्लांट हो जाए और उसके बाद कई सी चीजें बाय डिफॉल्ट होने लग जाएं, क्योंकि ये आज हमें जरूर थोड़ा डिफिकल्ट लगता हो, लेकिन व्हाट आई कैन सी इन 20 इयर्स जो फोर्थ रिवॉल्यूशन है जिसमें कि हम बायो साइंसेस को, फिजिकल साइंसेस को और इंफॉर्मेशन साइंसेस की हम बात करते हैं, वो तीनों का क्लबिंग है और आने वाले समय में ये सब पॉसिबल है। तो हालांकि नई एजुकेशन पॉलिसी में इन सब बातों को उन्होंने सोचा है, अब किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि मैडम है उन कमेटियों में, तो शायद वहां पे इन बातों का ध्यान रखा जाएगा और चीजों को ठीक ढंग से कर पाएंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। और जैसा आपने कहा भाई, यू हैव इमेंस बिलीफ इन द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड होपफुली विद एआई एंड ऑल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विल कम इन द फ्यूचर, hopefully we will have a solution towards that. I have to at this stage I have to thank the four of you, क्योंकि in fact मैं तो ये सोच रहा था कि हम लोग आपसे दो सवाल पूछेंगे, लेकिन आप लोगों का इतना इंटरेस्ट रहा है और आपने इतने इन डेप्थ जो है इन सवालों के जवाब दिए हैं, तो हमारे पास क्योंकि हमेशा समय की एक पाबंदी रहती है, तो हम आपसे दूसरा सवाल तो नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि हमारे को बहुत जल्दी जो है इस सेशन को क्लोज भी करना है।
लेकिन जाने से पहले मेरी यही गुजारिश रहेगी कि अगर हम आप सबके एक-एक किस्म से क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहेंगे आज के इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, कोविड के बारे में, और विशेष तौर पर मैं अगर मैं कुछ हल्के से पॉइंटर्स भी दूँ तो मैं चाहूँगा कि जो अन्नपूर्णा मैम हैं वो यूथ को लेकर के अपना संक्षेप में संदेश बाद में दें। और संजय जी से मेरा अनुरोध रहेगा, क्योंकि आपने एक इतने कोविड के दौर को देखा, हज़ारों की संख्या में आपके यहाँ छात्र थे, तो व्यक्तिगत तौर पर आपका क्या अनुभव रहा? मैं चाहूँगा कि आप 1 डेढ़ 2-2 मिनट में इस बात को बोलिएगा। लेकिन आप दोनों के पास आने से पहले मैं पुनः एक बार डॉक्टर बीके जोशी सर और डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर रविशंकर सर के पास जाना चाहूँगा। तो सर, आप लोग इसको अगर इसको क्लोज़ करना चाहें, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर बीके जोशी सर आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 2 बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और उस पे मुझे लगता है कि ज़रा पॉलिसी ज़्यादा जोर नहीं दे पाई है, बल्कि बहुत थोड़ा बहुत लिखा है। एक, जो भी रेडिकल चेंजेस पॉलिसी में आए हैं और बहुत बहुत रेडिकल चेंजेस आए हैं, उनके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या हैं एंड हाउ इज द फंडिंग गोइंग टू बी अरेंज्ड, because there's a tremendous financial implication as far as I see it. Secondly, what are the equity implications of the policy? I think this is an issue which has not been adequately addressed, because on this will depend ultimately the success बारे में। और विशेष तौर पर मैं अगर मैं कुछ हल्के से पॉइंटर्स भी दूँ तो मैं चाहूँगा कि जो अन्नपूर्णा मैम हैं वो यूथ को लेकर के अपना संक्षेप में संदेश बाद में दें। और संजय जी से मेरा अनुरोध रहेगा, क्योंकि आपने एक इतने कोविड के दौर को देखा, हज़ारों की संख्या में आपके यहाँ छात्र थे, तो व्यक्तिगत तौर पर आपका क्या अनुभव रहा? मैं चाहूँगा कि आप 1 डेढ़ 2-2 मिनट में इस बात को बोलिएगा। लेकिन आप दोनों के पास आने से पहले मैं पुनः एक बार डॉक्टर बीके जोशी सर और डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर रविशंकर सर के पास जाना चाहूँगा। तो सर, आप लोग इसको अगर इसको क्लोज़ करना चाहें, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर बीके जोशी सर आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 2 बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और उस पे मुझे लगता है कि ज़रा पॉलिसी ज़्यादा जोर नहीं दे पाई है, बल्कि बहुत थोड़ा बहुत लिखा है। एक, जो भी रेडिकल चेंजेस पॉलिसी में आए हैं और बहुत बहुत रेडिकल चेंजेस आए हैं, उनके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या हैं एंड हाउ इज द फंडिंग गोइंग टू बी अरेंज्ड, because there's a tremendous financial implication as far as I see it. Secondly, what are the equity implications of the policy? I think this is an issue which has not been adequately addressed, because on this will depend ultimately the success or failure of what happens under this policy. थैंक यू सो मच सर। इनफैक्ट मैं इसी से ही बात को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर रविशंकर से सर आपसे भी मैं संक्षेप में जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट रहे हैं, आपका एक बड़ा लंबा प्रशासनिक अनुभव है, जैसा हमने अपने श्रोताओं को पहले भी कहा। तो सर, जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है, ये जो सरकारी कॉलेज हैं, और विशेष तौर पर अब जैसे हम एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, और जैसा अभी डॉक्टर बीके जोशी सर ने कहा, जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, तो इन सभी चीज़ों को जोड़ते हुए विशेष तौर पर सर आप क्या फोर्सी करते हैं सरकारी स्कूलों में और सरकारी कॉलेजों में इस पॉलिसी को लेके? संक्षेप में सर 2 मिनट में अगर आप अपनी बात रखना चाहें। देखिए, अनेक विभाग होते हैं, अनेक मंत्रालय होते हैं, सभी का जो रिसोर्सेस है उसको एकजुट करके जो है हमें कार्य को देखना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर ये नेशनल भारत नेट ऑप्टिकल फाइबर लेने की बात है 6 लाख गांवों तक। अगर वो 6 लाख गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर ले जाएंगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। इसी तरह नेशनल नॉलेज नेटवर्क और नेशनल मिशन फॉर एजुकेशन ICT, इन दोनों का संगम अगर ऑप्टिकल फाइबर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से आपका ई लर्निंग को जो है बढ़ावा देने का, then we can have what I call the concept of a country-wide classroom. मैं पुनः दोहराता हूँ, country-wide classroom. country-wide classroom का जो है, आप जैसे हम लोग 12 लोग बैठे हैं, 1 लाख लोग जो है एक क्लासरूम में हो सकते हैं। This is my idea of a country-wide classroom. 6 जो है लाख ग्राम सभाएं
villages can all come together. And आज टेक्नोलॉजी है, ट्रांसलेशन की बात कहा जा रहा है, विभिन्न भाषाओं में आप जो है हिंदी में सुन सकते हैं, कोई और जो है तेलुगु में सुन सकते हैं, तमिल में सुन सकते हैं, बंगाली में सुन सकते हैं, और एकत्रित रूप से हम जो है एक दूसरे को समझ सकते हैं. This is my idea of country-wide class. Great sir, thank you. अन्नपूर्णा मैम, यूथ को लेकर के 1 या 2 मिनट में आपका क्या संदेश होगा जो हमारे देश का यूथ है, उसके लिए आपके कोई विचार? सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगी कि उत्तराखंड में को बने में 20 साल हो गए लगभग, लेकिन आज तक भी हम लोग कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रहे हैं. तो जो हमारा यूथ है, जो ऑनलाइन एजुकेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली यूथ के लिए ही कर रहे हैं, अगर वो यूथ इस कनेक्टिविटी का फायदा ना उठा पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है. क्योंकि हम लोग तो हिल एरिया में रहते हैं, आए दिन कनेक्टिविटी जाती रहती है. तो जब तक हम 100% लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, स्टूडेंट तक नहीं पहुंचेंगे, ये एक तरीके से हमारा फेल्योर है. और ये हमारा फेल्योर नहीं है, ये गवर्नमेंट का भी फेल्योर है, क्योंकि वो आज तक कनेक्टिविटी का इशू रिजॉल्व नहीं कर पाई. दूसरा, जो स्टूडेंट्स के लिए इस पॉलिसी में सबसे अच्छी बात है, इसमें स्किल मैपिंग की भी बात कही गई है कि उनकी जो स्किल है वो जब वो 8th 9th 10th ऐसी क्लासेस में होंगे, उनकी स्किल्स को भी देखा जाएगा कि वो किस दिशा में जा सकते हैं, क्योंकि हर एक के लिए हायर एजुकेशन में आना जरूरी नहीं है. ये पहले नहीं था, अब होगा. और जैसे कि जसोला जी ने कहा कि अभी हमारे पास टाइम है, 10 से 15 साल का हमारे पास समय है इसमें काम करने के लिए, तो हमारे यूथ को भी चेंज होने का टाइम मिलेगा, क्योंकि उनका चेंज होना बहुत जरूरी है. और जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि जब हमारा माइंड चेंज होता है तो हमारा मोड भी चेंज होता है और हमारा मूड भी चेंज होता है. और एजुकेशन इन तीनों से ही चेंज होती है, माइंड, मूड और मोड. और ये होगा और जरूर होगा, ये मेरा विश्वास है. आज बहुत कुछ हमको आपसे सीखने को मिला है. और मूड की बात करते हुए आखिरी सवाल जो है 1-2 मिनट का संजय जी से, ये जो कोविड का पूरा दौर रहा, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, तो आपकी क्या एक किस्म से एट एन इंडिविजुअल लेवल आपकी क्या एक बड़ी लर्निंग इस दौर में रही है संजय जी? देखिए, जब ये कोविड शुरू हुआ और लॉकडाउन का प्रोसेस शुरू होने वाला था, तो हमें ये पता चल गया कि अब ये जो फेस टू फेस मोड ऑफ टीचिंग नहीं चल पाएगा और हमें एक ऑल्टरनेट की तरफ जाना ही पड़ेगा. तो जैसा आप जानते हैं, इमीडिएटली सॉल्यूशन ये आया कि आप ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करिए, ऑनलाइन डिलीवरी शुरू करिए कंटेंट की. उसमें सबसे बड़ा चैलेंज, हमें ये तो पता था कि बच्चे, स्टूडेंट्स, क्योंकि टेक सेवी हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो लोग बड़े अच्छे से टेक्नोलॉजी को ले लेंगे. लेकिन चैलेंज था कि क्या हमारे टीचर्स जो थोड़ा रिलक्टेंट रहते हैं, चेंज मैनेजमेंट आप जानते हो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो क्या हमारे टीचर्स इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे. और मुझे ये बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है, मुझे ये एक बड़ी लर्निंग रही कि आप अगर टीचर्स को, किसी को भी अगर आप, या हम ये मानते हैं कि बड़ी उम्र के लोग सीख नहीं पाते हैं, बट अगर आप उनको मौका दें, उनको आप ट्रेन करें, बताएं, तो सब लोग बड़ी अच्छी तरह से कर लेते हैं. और मैं आपको, मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने वर्जन 1 में हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज करे, हमने जूम यूज करा, हमने गूगल, जो भी बेस्ट, जो भी पॉसिबल टेक्नोलॉजीज थी हमने यूज करी. और वर्जन 2 में, क्योंकि हमें अब ये नेक्स्ट सेमेस्टर भी हमने ऑनलाइन शुरू करा, मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे जिन टीचर्स जो पहले 6 महीने पहले जो लोग कंप्यूटर के सामने या अपना लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करना चाहते थे, नहीं कर पाते थे, वो लोग अब बड़े हैप्पीली आते हैं और बड़े अच्छी तरह से अपने ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो एक बड़ा मेजर चेंज रहा है इस समय में कोविड का. और मुझे लगता है इससे सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा है. Great, very nice. Thank you so much. And I think we are, we have to close the session now. But before we go, I just want to very profusely and, graciously thank our 4 learned panelists today, Dr. B.K. Joshi sir, Mr. Ravi Shankar sir, Professor Annapurna Nautiyal ma'am and Dr. Sanjay Jasola ji. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है अपना कीमती समय इस वैली ऑफ वर्ड्स के 4थे एडिशन के लिए दिया है. और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन लोगों ने आज हमें सुना है. और इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर समय का अभाव हमेशा रहता है, लेकिन काश हमारे पास और समय होता तो हम इसके ऊपर और चर्चा कर पाते. मैं धन्यवाद देना भी चाहूँगा वाव की टीम को, जिन्होंने इस सत्र को आयोजित किया ताकि हम अपनी बात एक पूरे
सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के भी लोगों तक अपने इस पॉलिसी के बारे में अपनी बात सामने रख पाए. So thank you so much once again, and we look forward to seeing you once again in the 5th edition of the Valley of Words next year. Till then, take care and all the very best. Yeah, best wishes. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. ये सर तो ये तो समाप्त हो गया हमारा फॉर्मल सेशन. But thanks a lot for this. सर आपका स्वागत है एक बारी फिर से, और डॉक्टर बीके जोशी सर हमारे साथ में हैं. सर हमें जो सवाल आ रहे हैं सेशन के बाद में, मेनली सबसे बड़ी बात यह है कि यंगस्टर्स के हमारे को क्वेश्चन आ रहे हैं. और सर सीधा पहला क्वेश्चन आपके लिए यही रहेगा कि एक हमारे श्रोता हैं वो ये जानना चाहते हैं, बड़ा जेनरिक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट एजुकेशन इन आवर मदर लैंग्वेज. तो मदर लैंग्वेज को लेकर के सर आपका क्या इसमें व्यू रहेगा? मैं हिंदी में जवाब दूं तो ठीक रहे या अंग्रेजी में? हिंदी ही सर, अंग्रेजी में, हिंदी में हमारा कि हमारी शिक्षा जो है वो सवाल जहां तक है, अर्ली एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन तो मदर टंग में ही होनी चाहिए. अगर इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि अर्ली एजेस जो है, जो जिसको हम प्री स्कूल कहते हैं, एंड नाउ अब तो उन्होंने प्री स्कूल और प्राइमरी को मर्ज कर दिया है. ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्री स्कूल को भी स्कूल सिस्टम का मान लिया है. तो ये फर्स्ट 5 or 6 years of education should be in the mother tongue. I mean, there is no dispute about this matter. There is a problem in the practical implementation of this idea. The practical implementation is, take a city like Dehradun. तो यहाँ हम मदर टंग किसको माने? मतलब यहाँ गढ़वाली बोलने वाले भी लोग रहते हैं, पंजाबी बोलने वाले भी लोग रहते हैं, हिंदी बोलने वाले भी लोग रहते हैं, और अन्य भाषाओं के बोलने वाले भी लोग भी रहते हैं. तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए मदर टंग क्या मानी जाएगी? ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना होगा. अभी तक जो हमने सोल्यूशन निकाला है कि अर्ली स्टेजेस में हिंदी एक तरह से सर्वमान्य भाषा है, तो हिंदी में ही सब हो ना. हिंदी may not be the mother tongue of many people. जो बच्चे घर में गढ़वाली बोलते हैं, कुमाऊनी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, उनकी मदर टंग हिंदी नहीं है. तो यहाँ पे एक बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इन डिफाइनिंग की क्या होनी. मतलब ठीक है, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो आम तौर पे एक ही भाषा वहाँ बोली जाती है, बहुत ज़्यादा मिक्सचर नहीं मिलता है, फिर भी कहीं कहीं मिल जाता है. लेकिन शहरों में आके वो प्रॉब्लम बड़ी विकट हो जाती है. तो ये एक, इसका सल्यूशन अभी तक तो ये निकला है कि हमने हिंदी या जो रीजनल भाषा है उसी में एजुकेशन दिया जा रहा है. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद. और सर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी हमारे युवा साथी हैं. उनका क्वेश्चन तो सर बड़ा जेनरिक है, और लेकिन मैं फिर भी सर मैं आपके समक्ष उसको प्रस्तुत करता हूँ. और वो बेसिकली जो पूरी सरकारी व्यवस्था है, सरकारी कॉलेजेस को लेकर के, वो उसमें सर आपका रुख जानना चाहते हैं. जैसे मैंने कहा बहुत ब्रॉड सवाल है, लेकिन उसके बावजूद सवाल है. तो इसको लेकर के सर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, जहाँ तक सरकारी व्यवस्था है उनका रोल क्लियर है. पॉलिसी बनाना, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना, ये सब रोल बिल्कुल क्लियर है. कहाँ तक सफल होते हैं, कहाँ तक नहीं होते हैं, वो दूसरी बात है. अब हम जैसे लोग जो सरकार से बाहर हैं लेकिन शिक्षा के बारे में चिंतित हैं, वी आर कंसर्न, वी टॉक, वी डिस्कस अबाउट एजुकेशन. तो हमारा रोल है, मैं ये कहूँगा बहुत सीधे शब्दों में, टू शो द मिरर टू द गवर्नमेंट कि रियलिटी ये है, यहाँ पे कमियां हैं, ये खामियां हैं, इनको आप दूर कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन तो उनका काम है. लेकिन as concerned citizens, as people interested in education, as someone who is looking at education from the outside and is deeply involved in the whole process, I mean, it is our responsibility and our role to point out the shortcomings, to point out what can be done, what should be done, and try to put pressure on the system where we feel that the system is not responding. This, in a brief nutshell, I would say, is our role. थैंक यू सर फॉर दैट. और मैं सर इस सत्र का जो आखिरी सवाल जो हमारे को आया है, एक हमारे बड़े संवेदनशील श्रोता हैं, उन्होंने बड़ा एक सेंसिटिव सवाल पूछा है.
और वो कहते हैं कि अभी तक हमारे देश में एक इनकम डिवाइड जो था वो हमें काफी देखने को मिलता था, लेकिन इस कोविड के दौर में अब हम एक डिजिटल डिवाइड का एक नया स्वरूप देख रहे हैं। और बहुत सारे देश के बहुत सारे हिस्सों में बहुत सारी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं इस डिजिटल एजुकेशन को लेकर के। तो उसको लेकर के वो आपका एक किस्म से भविष्य का रुख, कि आप कैसा इसको फोर्सी करते हैं, इस चिंता को कैसे आप देखते हैं, और इसका समाधान आपको क्या लगता है कि क्या समाधान हो सकता है? देखिए, ये जो इन्होंने बात उठाई है ये बहुत जेन्युइन बात है, और ये आज के दौर में ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है जो हमारे सामने है। डिजिटल डिवाइड पहले भी था, ऐसा नहीं है कि पहले डिजिटल डिवाइड नहीं था, लेकिन उसका इतना महत्व नहीं था। आज शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल एजुकेशन का इतना महत्व हो गया कि अगर आपके पास वो डिजिटल मीन्स नहीं है जिससे कि शिक्षा दी जा रही है कोविड के काल में, तो आप शिक्षा से पूर्ण रूप से वंचित हैं। तो एक जो खाई जो पहले से समाज में बनी हुई है वो और गहरी होती जा रही है, और इसका एक असर तो शिक्षा पे पड़ रहा है, दूसरा इसका असर पड़ेगा आर्थिक रूप से। अगर शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है तो फिर उसका आर्थिक असर भी पड़ेगा और इसका बहुत बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। तो ये एक बहुत अहम प्रश्न है, और मेरा जो मानना है कि ठीक है, डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह सब कुछ दिया, पर उन लोगों के लिए क्या विकल्प हमने सोचा जो इसका फायदा नहीं उठा सकता, और उनकी संख्या बहुत है। अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले अखबार में ही छपा था कि उत्तराखंड में 30-35% बच्चे अब स्कूल के, उनको पता ही नहीं है स्कूल कहाँ है, स्कूल वालों को ही पता नहीं है कि बच्चे कहाँ हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन तो उनका कोई सवाल ही नहीं है। कई लोग उत्तराखंड छोड़ के बाहर चले गए हैं, कई लोग अपने गाँव में चले गए हैं जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। तो उसके लिए हमने कोई गंभीर विचार नहीं किया है, क्योंकि हमको जो करना चाहिए था वही था कि हम खोज के जहाँ बच्चे हैं उधर किसी न किसी रूप में इंडिविजुअल अटेंशन हम लोग दें या ग्रुप्स में अटेंशन दें, सोशल डिस्टेंसेस बनाए रखते हुए। और उसका मतलब उसका 2 फायदे होते हैं कि एक तो एजुकेशन उन लोगों को मिलता है, दूसरा कि सोशल डिस्टेंसेस और कोविड के काल में क्या बिहेवियर होना चाहिए ये भी उनको मिलता है। ये हमने नहीं किया, हम पूरी तरह एक ही हमने लीक पकड़ी, वो थी ऑनलाइन एजुकेशन की, जो कि मतलब हो सकता है 50% बच्चों तक पहुंची, 60% बच्चों तक पहुंची, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कम से कम 40-45% बच्चे उससे वंचित रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है, और मेरे ख्याल से सबको मिलके इसमें बहुत विचार करना होगा कि भविष्य में क्या हम, अब लगता यह है कि भविष्य में शिक्षा कोविड के बाद भी हाइब्रिड शिक्षा होगी, कुछ क्लासरूम में होगी, कुछ ऑनलाइन होगी। अगर ऑनलाइन शिक्षा जारी रहती है तो फिर बहुत सारे बच्चे उससे वंचित हो जाएंगे। तो ये मतलब जिनके पास साधन है, जो बच्चों को स्मार्टफोन या लैपटॉप या इस तरह की चीजें दे सकते हैं, उनके लिए तो समस्या नहीं है, लेकिन जो साधन विहीन है और उसकी संख्या बहुत है, और कोविड में ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो उनको एक तरह से हम कह रहे हैं कि अब आप शिक्षा से दूर ही रहिए, दूर ही रखेंगे आपको। ये गंभीर प्रश्न उठाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और हम अब इस सत्र के समापन की तरफ हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी पैनलिस्ट का। और इस लाइव सेशन में सर आप डॉक्टर बीके जोशी सर आप हमारे साथ में जुड़े, हमारे युवा साथियों ने कुछ सवाल पूछे, एक बड़ी सार्थक और एक किस्म से गंभीर चर्चा जो है शिक्षा नीति को लेकर के, आने वाले भविष्य को लेकर के, युवाओं को लेकर के इस सत्र में हमें देखने को, सुनने को मिली। आप लोगों ने जो है अपना समय निकाला, आपने अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करे, और उन लोगों को भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे वाओ टीम की तरफ से, जो कि इस रविवार को हमें इस वैली अवार्ड्स के 4थे संस्करण में सवॉय मसूरी से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आप सभी लोगों का आभार ढेर सारा, और आपसे जो है अगले वर्ष पुनः मुलाकात होगी 19, 20, 21 नवंबर 2021 को। और जैसा भी सर ने कहा, डॉक्टर बीके जोशी सर ने कहा कि कोविड के दौर के बाद में भी जैसे शिक्षा जो है वो आपका मानना है
कि वो हाइब्रिड एक मॉडल होगा, ऑनलाइन भी होगा और क्लासरूम भी होगा। उसी तरीके से हम भी इसी बात को लेकर के सर सोच रखते हैं कि अगले आने वाला जो हमारा वाव है वो भी इसी किस्म का एक हाइब्रिड मॉडल जो है हाइब्रिड वाव हो जाएगा, वो उभर करके उभरेगा, निकलेगा। तो पुनः आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैव अ वेरी नाइस इवनिंग। थैंक यू। थैंक यू सर।